हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कमर्शियल ग्रुप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज इनकम मेथड, जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड भी कहा जाता है और फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा जाता है। ये दो इसके न्यू नेम्स है और सीबीएसई के अकॉर्डिंग एमसीक्यू में इसे पूछा जा सकता है। अब इस मेथड में हम सीखेंगे कि इनकम मेथड से कैसे हम निकाल सकते हैं नेशनल इनकम। तो हमें एक चीज तो पता है कि नेशनल इनकम में या फिर डोमेस्टिक इनकम में हमेशा क्या आता है, फैक्टर इनकम आती है, ना कि ट्रांसफर इनकम आती है। तो फैक्टर इनकम्स क्या क्या है? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और इन चारों का टोटल ही तो हमारी नेशनल इनकम निकालने में हेल्प करेगा। अब वेजेस देखा जाए तो अनस्किल्ड वर्कर को दिया जाता है, पर स्किल्ड वर्कर को क्या देते हैं हम? सैलरी। तो सबसे पहला ही हमारा आ जाएगा, जब नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम में हमेशा सबसे पहले निकलती है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हम बोलते हैं एनडीपीएडएफसी। अब उसका फॉर्मूला क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब एम्प्लॉइज को क्या पे करते हैं, तो एम्प्लॉइज को हम वेजेस पे करते हैं या फिर सैलरी पे करते हैं। तो इसके अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर आता है सैलरी एंड वेजेस इन कैश। अगर कैश में दे रहे हो तो कैश, और अदरवाइज काइंड में, तो दोनों का टोटल सीओई में आ जाता है। और कुछ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, फॉर एग्जांपल पेंशन, पीएफ, तो ये सब चीजें एम्प्लॉयर का अगर कंट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में तो वो भी, और साथ में ये तीनों उसके कंपोनेंट्स होते हैं सीओई के। तो सीओई के तीन पार्ट्स हैं, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि कभी कभार क्वेश्चन में क्या करता है, वो सीओई नहीं देगा, सीओई की बजाय आपको ये तीन चीजें दे देगा, एक इन कैश वाला भी, इन काइंड वाला भी, और एम्प्लॉयर। तो तीनों को जोड़ने के बाद आपका आएगा सीओई। तो सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया। अब दूसरी चीज आती है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस तीन चीजों से मिलकर बना है, डेट इज प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। इन तीनों को जोड़ के बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो क्वेश्चन में अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने फॉर्मूले पर अपन डायरेक्ट पुट अप कर सकते हैं। पर इन केस आपको अगर नहीं दिया हुआ है तो उस केस में आपको ये तीन चीजें देगा। अब प्रॉफिट के अंदर भी तीन चीजें इंक्लूड होती है, तो जनरल रिजर्व आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, और साथ में डिविडेंड आता है। तो जनरल रिजर्व को हम रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इन केस अगर आपको ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो ये तीन चीजें आपको देगा, जनरल रिजर्व या फिर रिटेन्ड अर्निंग भी बोल सकते हैं या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो देगा, अदरवाइज कॉर्पोरेट टैक्स देगा, और साथ में आपको डिविडेंड भी देगा। तो इन तीनों का टोटल ही बता देगा कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट, इन तीनों का टोटल क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम मतलब जो सेल्फ पर्सन ने कंज्यूम करी है। फार्मर अपनी लैंड पे वर्क कर रहा है तो उसने कुछ रेंट में ही चार्ज करा है, ना ही उसने कुछ सैलरी चार्ज करी। तो सेल्फ कंजप्शन पर्पस के लिए अगर कोई सा आपने प्रोडक्टिव एक्टिविटी करी है तो वो सब आ जाता है मिक्स इनकम में। तो क्वेश्चन में आपको मिक्स इनकम भी देगा। तो नेशनल इनकम अगर हम इनकम मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहला टारगेट है आपका इन तीन चीजों को क्वेश्चन में ढूंढो। क्या क्या? सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अब सीओई नहीं दे रहा है तो अपना दिमाग कहाँ चलना चाहिए कि कोई सी तीन चीजें और देगा। क्या क्या दे सकता है? सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, और तीसरी चीज क्या देगा? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ध्यान रखिए यहाँ पे एम्प्लॉयर लिखा हुआ है, ना कि एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सीओई को एमोल्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉयज भी बोला जाता है। सीओई को एमोल्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉयज भी बोला जाता है। तो सीओई के अंदर ये तीन चीजें इंक्लूड हो गई है। वैसे ऑपरेटिंग सरप्लस अगर क्वेश्चन में दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं दिया है तो फिर क्या करेंगे, हम प्रॉफिट को ढूंढेंगे, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट। हाँ, अगर प्रॉफिट गायब कर दिया तो आपको क्या देगा फिर? वो जनरल रिजर्व, टैक्स एंड डिविडेंड। तो इन तीनों को जोड़ के प्रॉफिट निकालो, फिर उसके साथ इनको जोड़ के ऑपरेटिंग सरप्लस, और डायरेक्टली मिक्स्ड इनकम को जोड़ के, मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में देगा आपको। तो इन तीनों को जोड़ के आपका क्या निकल आया? एनडीपीएडएफसी। अब एनडीपीएफसी तो अपना डोमेस्टिक इनकम होता है, और डोमेस्टिक से नेशन पे जाते हैं तो क्या प्लस करते हैं? डोमेस्टिक पे नेशन पे जाने के लिए हम प्लस कर देंगे एनएफआईएफए। एनएफआईएफए प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एनएनपीएडएफसी, जो कि नेशनल इनकम का फॉर्मूला है एनएनपीएडएफसी। तो एनएनपीएडएफसी हमारा इस तरीके से कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है और अगर नहीं आया है तो उस केस में आपको पिछली वीडियो में एक बार जाके कन्वर्जन समझना पड़ेगा, क्योंकि हम डी डोमेस्टिक से नेशन पे जाते हैं तो हमें एनएफआईएफए जोड़ना पड़ता है। क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर रेसिडेंट की इनकम आती, चाहे अंदर की हो या फिर बाहर की हो। तो डोमेस्टिक के अंदर क्या आता है? सिर्फ अंदर की इनकम, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम है। तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वाली जो इनकम है उसमें बाहर की इनकम, जो बाहर से रेसिडेंट कमा के ला रहा है, दोनों को प्लस करके हमारी क्या निकल आएगी? नेशनल इनकम।
चलो भैया आप समझते हैं हम कि प्रिकॉशंस क्या क्या ध्यान रखने हैं व्हाइल यूजिंग इनकम मेथड। इनकम मेथड में प्रिकॉशंस क्या क्या आपको ध्यान रखने हैं, और ये क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि तीनों में से कोई सी एक मेथड आएगी, अदरवाइज उनके प्रिकॉशंस, तो दोनों की चांसेस बनती है 4 to 6 मार्क्स के अंदर। तो यहाँ पे हम इनकम मेथड की प्रिकॉशंस देखें तो सबसे पहली प्रिकॉशन है आपकी कि ट्रांसफर इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रांसफर इनकम ना तो डोमेस्टिक इनकम में आती है ना ही नेशनल इनकम में आती है। Therefore, all the transfer incomes are not to be recorded because they are not giving the productive activities. They are not providing the productive activities. That's why transfer income are not to be recorded. तो transfer income को record नहीं करेंगे। सेकेंड, इनकम फ्रॉम सेकेंड हैंड गुड्स को भी रिकॉर्ड नहीं करना है। सेकेंड हैंड गुड्स या फिर सेकेंड हैंड कुछ भी व्हीकल असेट आप कर रहे हो तो उससे इनकम जो भी हो रही है उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार रिकॉर्ड हो चुकी है, और अगर आप डबल रिकॉर्ड करोगे तो वो एक प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स मतलब सट्टाबाजी, हॉर्स रेस हो गया, लॉटरीज हो गई है। तो यहाँ से अगर आपको इनकम कुछ रिसीव हो रही है तो उसे भी रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि ये भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। हमें सिर्फ नेशनल इनकम में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को ही लेके जाना है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम शेयर्स बॉन्ड्स। ये भी एक टाइप से प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वन साइडेड है ट्रांसफर इनकम से। देयरफॉर दिस इनकम्स आर आल्सो नॉट टू बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो भी रिकॉर्ड नहीं होते हैं। क्यों नहीं रिकॉर्ड होते हैं? बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग NNP एट FC। FC मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो नहीं रिकॉर्ड करते। फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं आते, वो मार्केट प्राइस में आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? नेशनल इनकम मतलब NNP एट FC। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। So these all are the precautions we have to take care while implementing the income method for calculation of national income. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.